जय हिंद बच्चा। आइए शुरू करते हैं वॉलीबॉल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉलीबॉल की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज इन्वेंटेड इन ईयर 1895 बाय विलियम जी मॉर्गन, जैसे कि आप सब जानते हैं। वाई एम सी ए फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर इन हॉलोइक मैनचेस्टर्स एज अ लो इम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव टू बास्केटबॉल फॉर ओल्डर मेंबर। वाई एम सी ए क्या है बेटा? बच्चा वाई एम सी ए क्या है? यंग मैन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक, इसके एक फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर थे। कहाँ पे? हेलोइक में, मैनचेस्टर्स में। ठीक है, इन्होंने बास्केटबॉल को रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि हम कौन सा और स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ठीक है, देन इसको पहले मिंटोनेट कहा जाता था। देन इसका नाम वॉलीबॉल रखा गया इन ईयर 1896 में। ठीक है, और पहला ऑफिशियल जो गेम हुआ था वो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में हुआ था, और 1964 के ओलंपिक के बाद ये ग्लोबल हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द गेम। ठीक है, अब गेम कहाँ से एवोल्यूशन हुआ, उसका शुरुआत कहाँ से हुई? तो रूल चेंजेस की अगर हम बात करें तो ईयर 1917 द गेम शिफ्टेड फ्रॉम 21 पॉइंट टू 15 पॉइंट्स। पहले 21 पॉइंट का होता था, बाद में 15 पॉइंट्स का होने लगा। और 1998 में रैली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 25 पॉइंट का मैच होने लगा, ताकि मैच को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। देन ग्लोबल स्प्रेड की हम बात करें तो अगेन वही आता है कि नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट। ठीक है, जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ YMCA क्या हुआ, वो और ज़्यादा स्प्रेड होने लगा थ्रू आउट द साउथ अमेरिका एंड यूरोप और एशिया एंड डिफरेंट कंटिनेंट्स। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें आज के समय की, तो ये जो है वर्ल्ड के जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है उसमें आता है, और इसमें आज के समय में कम से कम नहीं तो 800 मिलियन प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड खेलते हैं। अब की हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करें अगर, तो 1895 में इन्वेंशन हुआ, जैसे कि आपने को पता है मॉर्गन जी ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक, कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ टेनिस, टेनिस का एलिमेंट यानी कि नेट, बास्केटबॉल यानी कि जो बड़ी बॉल हो गई, हैंडबॉल यूज ऑफ हैंड्स हो गया, एंड बेसबॉल यानी कि इनिंग्स हो गई। ठीक, इनमें से थोड़ा थोड़ा मिला जुला करके इन्होंने गेम बनाया। देन ईयर 1896 नेम चेंज। एल्फ्रेड टी हेल्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि जो नेचर है गेम का, कि बॉलिंग है। ठीक है, नेचर क्या है गेम का? बॉलिंग। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो बॉल है वो एक तरीके से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रही है, रैली चल रही है, उसके बेसिस पे उन्होंने उसका नाम क्या रखा? वॉलीबॉल, प्रमोटिंग द नेम चेंज। फिर आती बात 1960 द सेट एंड द स्पाइक। ठीक है, फिलीपींस में इंट्रोड्यूस किया गया सेट और स्पाइक को, जो कि एक ऑफेंसिव टेक्निक है। ठीक है, क्या है? ऑफेंसिव टेक्निक। फिर 1920 में रूल्स रिफाइनमेंट हुए, जैसे कि 3 हिट्स पर साइड, कि मतलब 3 बार में ही आपको बॉल को नेट के क्रॉस कराना है। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। देन 1947 गवर्निंग बॉडी, 1947 में गवर्निंग बॉडी आई, कौन सी? द फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, यानी कि FIVB वॉज फाउंडेड विद द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन 1947 मेन एंड 1952 वुमेन। ठीक है, यानी कि पहला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला गया था मेन का वो 1949 में, और वुमेन का 1952 में। 1964 ओलंपिक डेब्यू। वॉलीबॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स एट टोक्यो गेम्स। टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे इसको जो है एज अ इंट्रोडक्शन हुआ था कि वॉलीबॉल एक गेम है, हम जिसको हम खेल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मतलब खेलते तो थे, उसको प्रॉपरली जो एक नेम मिला वो वहाँ पे मिला। देन 1996 में बीच वॉलीबॉल को इंट्रोडक्शन हुआ, कहाँ पे? एट द एटलांटा गेम्स। ठीक है, अब आ जाइए आगे की बात, जो मेन बात है आपकी टर्मोलॉजीज पे। ठीक है, लिब्रो। आप लोग को जब पूछते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन अबाउट द लिब्रो, 5 नंबर में पूछ ले, हालत खराब। अरे क्यों भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते रहते हो, आपके टीचर समझाते हो, उसको लिखिए ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिब्रो इज अ स्पेशलाइज्ड बैक रो डिफेंसिव प्लेयर। ध्यान से देखिएगा, लिब्रो इज अ बैक रो डिफेंसिव स्पेशलिस्ट इन वॉलीबॉल। ठीक है, वो डिफेंसिव स्पेशलिस्ट है। ठीक है, वो डिफेंस करेगा, और सिर्फ कहाँ पे करेगा? बैक रो में। बार बार बोल रहे हैं कहाँ पे? बैक रो में। ठीक है, अगर आपको उसको पहचानना है तो उसकी जर्सी कैसी होगी? कंट्रास्ट कलर की होगी। ठीक,
दे आर एक्सपर्ट इन सर्व रिसीव एंड डिगिंग। डिगिंग का मतलब क्या होता है? डिगिंग का मतलब होता है बॉल को खोद के निकालना, ठीक है। अभी उसको प्रॉपर तरीके से आगे जब डिग टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, अभी के लिए तो समझिए डिगिंग का मतलब बॉल को खोद के निकालना, ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट क्रिकेट में, ठीक। वेयरिंग अ डिफरेंट कलर जर्सी एंड कैन फ्रीली सब्सटीट्यूट फॉर एनी बैक रो प्लेयर विदाउट काउंटिंग टूवर्ड सब्सटीट्यूशन लिमिट। उसके लिए जो लिमिट्स है सब्सटीट्यूशन की वो नहीं है, ठीक है, विदाउट काउंटिंग द सब्सटीट्यूशन लिमिट जो यूजुअली होती है कि 5 सब्सटीट्यूशन 6 सब्सटीट्यूशन आप कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड होती है वो लिमिट, ठीक है। लिब्रो कैन नॉट सर्व, लिब्रो जो है वो सर्व नहीं कर सकता है अंडर द FIVB अलाउड इन NCAA क्या है? नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें अलाउड होता है सर्व करना, बट लिब्रो FIVB के अकॉर्डिंग सर्व नहीं कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है नेट के पास में, ठीक है। ये मेन चीज़ें हो गई इसकी कि लिब्रो क्या होता है। अब उसके की एस्पेक्ट्स और देख लीजिए। रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, दे कैन ओनली प्ले इन द बैक रो, फिर वही बात आ गई कि वो कहाँ पे खेलेगा? बैक रो में खेलेगा। दे कैन नॉट कंप्लीट अ ब्लॉक और अटैक अ बॉल दैट इज कंप्लीटली अबव द नेट, ठीक है, वो ब्लॉक के लिए नहीं जाएगा, वो अटैक नहीं करेगा जो कि कहाँ पे? फ्रंट कोर्ट में है। सब्सटीट्यूशन अगर हम उसकी बात करें अगेन, तो वो बैक रो में किसी के साथ में भी सब्सटीट्यूट कर सकता है, बट उसकी जो सब्सटीट्यूशन लिमिट होगी वो काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है, रेगुलर सब्सटीट्यूशन से उसका अलग होता है। देन सर्विंग अंडर द FIVB रूल्स लिब्रो कैन नॉट सर्व हाउएवर इन NCAA यानी नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन वॉलीबॉल अगर वो कंडक्ट करा रही है, देन दे कैन सर्व इन अ स्पेसिफिक रोटेशन फॉर वन प्लेयर, किसी एक प्लेयर के स्पेसिफिक रोटेशन में ही वो सर्व कर सकता है। यूनिफॉर्म की बात करें तो डिफरेंट कलर की जर्सी होगी, कंट्रास्ट होगी, टीममेट से बिल्कुल अलग होगी। 2 लिब्रो आप एक समय में टीम में रख सकते हैं, बट ओनली वन इज अलाउड टू प्ले। 2 आप टीम में रख सकते हैं, 1 एज अ सब्सटीट्यूट एंड ओनली 1 इज अलाउड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, अनदर कैन नॉट, 2 लिब्रो कैन नॉट प्रेजेंट एट अ टाइम इन द कोर्ट। एक समय पे 2 लिब्रो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। क्लियर? ये हो गई बात लिब्रो की, ठीक। बॉल आउट ऑफ प्ले, बॉल आउट ऑफ प्ले जो आप लोग को प्रॉब्लम आती है अगेन कि सर बॉल आउट ऑफ प्ले कब होती है, तो बॉल आउट ऑफ प्ले एंड इमीडिएटली कंसिडर्ड आउट ऑफ प्ले व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। पहली चीज़ क्या? जब वो ग्राउंड पे गिर जाए, पहली चीज़ क्या? जब वो ग्राउंड पे गिर जाए, ठीक है। अब वो ग्राउंड पे गिरे जब, तो वो बाउंड्री लाइन के अंदर गिरे या बाहर गिरे, डजेंट मैटर, ठीक है। कंप्लीटली आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, तो ये तो एक हो गया कि आउटसाइड, इस तरीके से वो इंडिकेट कर देगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट पर्सन आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर कोई पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पोल हो गया, वो हो गया, तो उसमें भी क्या? बॉल आउट ऑफ प्ले। टचेस द सीलिंग, अगर इंडोर है सीलिंग को टच कर गई देन ऑल्सो। और बॉल इज ऑल्सो आउट इफ इट्स द एंटीना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल है तो एंटीना को भी हिट करेगा, नेट केबल्स को भी हिट करेगा, और बाहर साइड में जो नेट है एक्स्ट्रा साइड बैंड के बाहर, उसमें भी अगर टच करता है देन ऑल्सो इट इज काउंट एज अ बॉल आउट ऑफ प्ले। देन आता है कि की एस्पेक्ट्स क्या हैं, कब कब आप कह सकते हैं बाउंड्री लाइन। द बॉल इज इन इफ एनी पार्ट ऑफ इट टचेस अ बाउंड्री लाइन, मतलब बॉल वहां पे गिरी है तो पॉइंट दिया जाएगा बाउंड्री लाइन के अंदर, है ना। ओपोनेंट ने मेरी तरफ बॉल को हिट किया और अगर वो बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी है, लाइन के अंदर गिरी है, तो वो क्या है? वो इन है तो पॉइंट अपोनेंट को मिलेगा, बट अगर वो बाहर गिरी है तो वो आउट है तो पॉइंट उसको नहीं, मुझे मिलेगा। क्लियर? तो बाउंड्री लाइन, अगर बाउंड्री लाइन के अंदर गिर रही है तो बॉल इज इन, और एनी पार्ट टचेस द बाउंड्री लाइन तो भी वो इन होगी, बाहर होगी तभी वो बाहर मानी जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा है इन इफ एनी पार्ट ऑफ इट टचेस अ बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री लाइन के अंदर हो या बाउंड्री लाइन को टच कर रही हो तो। एंटेना, द बॉल मस्ट पास कंप्लीटली बिटवीन द एंटेना, दोनों एंटेना के बीच से बॉल जानी चाहिए, एक इधर होता है एक इधर होता है, दोनों एंटेना के बीच से जानी चाहिए, जो नेट पे टाई होता है वर्टिकली उसके बीच से, ठीक है। अगर नेट पे, अगर एंटेना पे लग गई तो भी क्या है? आउट। नेट कॉन्टैक्ट, द बॉल कैन बी प्लेड ऑफ द नेट बट नॉट इफ इट टचेस द नेट आउटसाइड द एंटेना, अगर आउटसाइड द एंटेना, एंटेना के बाहर का जो नेट है अगर उसमें बॉल लग रही है तो हम उसे बॉल आउट ऑफ प्ले बोलेंगे, और रेफरी विसल कर देता है किसी भी फॉल्ट की वजह से, तब भी क्या है? बॉल आउट ऑफ प्ले है, ठीक। बम पास, ठीक है,
A forearm pass is a fundamental volleyball technique used to receive the serve, dig attacks, or pass the ball to setter. It involves creating flat, stable platform. Basically कुल मिलाकर के अगर आप बोलें तो बम्प पास का मतलब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही लो डाइव मार करके बॉल रिसीव करना. नो, बम्प पास एक बेसिक टेक्निक है जो कि आप अंडर हैंड रिसीव करते हैं. क्लियर. अब उसमें आप बोथ द हैंड्स यू कैन यूज और यू कैन यूज सिंगल हैंड. ओके, तो बम पास इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द बॉल इज कमिंग एट द लो हाइट, मतलब सिर से जब नीचे आ रही है. ठीक है. अब यहाँ पे बॉल आएगी तो उसको तो आप लिफ्ट नहीं करेंगे ना. यहाँ पे तो बॉल को आप क्या करेंगे, अंडर हैंड रिसीव करेंगे ना. या एक हाथ से अगर इधर जा रही तो एक हाथ से ऐसे कर दिया, इधर जा रही एक हाथ से इधर कर दिया. तो ये क्या है, ये बम्प पास है. ये अंडर हैंड पास जितने भी आपके होते हैं वो क्या होते हैं, बम्प पास. अब आप डाइव भी लगा देंगे तो एक हाथ से रिसीव करने के लिए वो भी क्या है, बम्प पास. कुल मिला करके जब आपके सिर से चेस्ट से नीचे जब बॉल आती है, लो हाइट पे बॉल आती है, ठीक है, आप अंडर हैंड रिसीव करिए या एक हाथ से रिसीव करिए, ये कुल मिला करके सब क्या होते हैं, ये बम्प पास होते हैं. ठीक है. आप डाइव भी मार देंगे तो भी वो बम्प पास ही होगा. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डाइव मार के ही, नो, देर इज नो प्रिसीजन like that. If you are receiving the ball while diving, then only it is count as a bump ball. No, it is not. आप दोनों हाथों से रिसीव करें then also it is a bump pass. Then side band. Side bands क्या होते हैं, इसको ऐसे समझिए. ये आपका पोल हो गया, ये आपकी नेट हो गई. ठीक. यहाँ पे आपके साइड बैंड, और साइड बैंड से ही चिपका करके एंटीना लगाया जाता है. हमेशा याद रखिएगा, साइड बैंड से ही चिपका करके एंटीने को लगाया जाता है. ठीक है. इन वॉलीबॉल आर 5 मीटर वाइड 1 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर क्यों, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है, 1 मीटर. इसकी विड्थ जब 1 मीटर है तो कितना हो गया लेंथ उसका, 1 मीटर. ठीक है. वर्टिकली मेक फासन डायरेक्टली अबव ईच साइड लाइन अटैकिंग एज अ पार्ट ऑफ द नेट टू डिफाइन द लेटरल बाउंड्रीज. मतलब ये जो बाउंड्री लाइंस है ना, बाउंड्री लाइंस के ऊपर बनाई जाती है, लगाया जाता है. होता क्या है कि अब गोल पोस्ट है, ये सॉरी वॉलीबॉल पोस्ट है, तो यहाँ पे लाइन होगी. ठीक है. याद रखिएगा कि जो पोल होता है आपका, पोल से हमेशा जो नेट की डिस्टेंस होती है या साइड लाइन्स की डिस्टेंस होती है, साइड लाइन की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होती है, 0.5 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक. ठीक है. 50 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक की कितनी होती है डिस्टेंस, ये आपकी इतनी डिस्टेंस होती है. किसकी, पोल से साइड लाइन की. पोल से साइड लाइन की डिस्टेंस कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक की. क्लियर. तो अब ये जो नेट है, हो सकता है नेट ये बाहर आ रहा हो, तो इसीलिए साइड लाइन के ऊपर एंटीना और साइड बैंड लगाया जाता है, जिससे कि बाउंड्री लाइंस डिफाइन हो सके कि ये इसके बिल्कुल ऊपर है और यही आपकी क्या कही जाएगी, साइड लाइन. ठीक है. क्लियर. उतना ही आपका नेट है. ये जो ये एंटीना और जो साइड बैंड लगा, ये जो है ये आपका किसी यूज़ का नहीं है नेट, ये किसी यूज़ का नहीं है नेट. क्यों, क्योंकि ये तो साइड एंटीना के और जो आपका साइड बैंड है उसके बाहर है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है. आपके लिए जो नेट इंपॉर्टेंट है, प्लेएबल है, वो सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना, दैट इज इट. ठीक. इसीलिए लिखा है लेटरल बाउंड्रीज ऑफ द क्रॉसिंग स्पेस, दे होल्ड द एंटीना इन प्लेस ensuring ball pass outside them are considered out of bound. Clear. Key details about sideband. Purpose, they mark the vertical extension of the court sideline. जैसे कि मैंने बताया कि साइडलाइन के बिल्कुल ऊपर, जिससे कि साइडलाइन डिफाइन हो सके. और ये रिमेनिंग वाला जो नेट है ये किसी यूज़ का नहीं है, इधर से भी रिमेनिंग नेट किसी यूज़ का नहीं है, सिर्फ जहाँ पे एंटीना है वही आपके मतलब का है. ठीक है. पोजिशनिंग, प्लेस वर्टिकली ऑन द नेट डायरेक्टली अबव ईच साइड, जैसे कि आपको बताया. एंटेना कनेक्शन. द एंटेना विच एक्सटेंड्स 80 सेंटीमीटर ऑफ द नेट. भाई साहब देखिए, टोटल जो लेंथ होती है, आप लोग ना गलत लिख देते हैं, टोटल जो लेंथ होती है नेट एंटीना की वो होती है 1.80 सेंटीमीटर. क्लियर. ये सिर्फ 80, ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर होता है. समझे कि नहीं, ऐसा समझिए. ये आपका नेट है, यहाँ पे एंटीना लगा है, तो ये कितना हो गया, ये जो आपका है ये कितना हो गया, 1 मीटर, और ये जो हो गया वो 80 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1.80 मीटर. क्लियर. तो एंटीना की टोटल हाइट जो होती है वो होती है 1.80 सेंटीमीटर. ठीक है. और जो ऊपर होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है. क्लियर. अबव द नेट, इसलिए वहां पे लिखा भी है टू डिफाइन द क्रॉसिंग स्पेस,
टू इज फास्ट द आउटर एज ऑफ ईच साइड ऑफ बैंड। ठीक है, क्लियर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1.80 सेंटीमीटर 1.80 मीटर है वो, 180 सेंटीमीटर और 1.80 मीटर। ठीक है, माय मिस्टेक। ठीक है, 180 सेंटीमीटर एंड 1.80 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा ना बीच में, तो 180 सेंटीमीटर और 1.80 मीटर। ठीक है, क्लियर। इसलिए 80 सेंटीमीटर ऊपर रहता है और 1 मीटर नीचे रहता है। ठीक, डायमेंशंस दे आर 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मीटर लॉन्ग, जो अभी बताया आपको। रूल कनेक्शन, रूल कॉन्टेक्स्ट, अ बॉल पासिंग कंप्लीटली आउटसाइड द एंटेना साइड बैंड इज कंसिडर्ड आउट, जो कि पहले भी आपको बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं, बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ कोर्ट प्लेयर विद अ बेंच प्लेयर, टिपिकली लिमिटेड टू 6% इन कॉम्पिटेटिव प्ले। क्या बोल रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कितने होते हैं एक सेट में, एक सेट की बात कर रहा हूँ, एक सेट का मतलब कंसिस्ट ऑफ 25 पॉइंट्स, कंसिस्ट ऑफ 25 पॉइंट्स, 25 पॉइंट का जो सेट होगा उसमें कितने सब्स्टिट्यूट होंगे आपके, 6 सब्स्टिट्यूट होंगे। कितने होंगे, 6 सब्स्टिट्यूट। ठीक, इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ कोर्ट प्लेयर विद द बेंच प्लेयर, कोर्ट प्लेयर के साथ बेंच प्लेयर को ही तो रिप्लेस करेंगे ना। टिपिकली लिमिटेड टू 6% इन कॉम्पिटेटिव, जो कि किसका रूल है, FIVB का, ओलंपिक्स का भी। दो अप टू 12 आर अलाउड इन सम, कुछ में 12 भी होते हैं, जैसे कि USA वॉलीबॉल रूल्स के अकॉर्डिंग 12 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर रेफरी ऑथराइजेशन अकर बिटवीन द सेंटर एंड द अटैक लाइन एंड अलाउ स्टार्टर्स टू री एंटर 1% इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, बट हम अगर इसको लेकर के चलते हैं ओलंपिक और FIVB को, तो हमारे पास कितने हैं, 6%। क्लियर। नाउ अब की सब्स्टिट्यूशन क्या है, वाइल limits, while international rules allow 6 substitution, some regulation permit up to 12 or more depending on the level, जैसे कि USA वॉलीबॉल, मैंने फिर बोला कि FIVB और ओलंपिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने अलाउड हैं, 6। ठीक है, USA वॉलीबॉल और बाकी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें 12 और 12 से ज़्यादा भी होते हैं, बट हमें इसको ध्यान में रखना है। क्लियर। प्रोसेस क्या है, सब्स्टिट्यूशन आर रिक्वेस्टेड बाय द कोच और गेम कैप्टन व्हेन द बॉल इज डेड, जब बॉल डेड होगी यानी कि बॉल प्ले में नहीं है, एंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द रेफरी, और रेफरी फिर अलाउ करेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं कि हाँ वो सर्विस कराने जा रहा है तो आपने इशारे इशारे में बोल दिया कि सर मुझे सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो सर्विस कराने के बाद उसने जब देखा कि पॉइंट मिल गया है, बॉल 2 मिनट के लिए रुकी हुई है, तो उसने बोला कि सब्स्टिट्यूट, उसने इशारा कर दिया वहाँ पे उसको रेफरी को, असिस्टेंट रेफरी को, असिस्टेंट रेफरी ने इधर से उधर मेन रेफरी को इशारा कर दिया कि हाँ सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो उधर फिर जैसी बॉल डेड होगी तुरंत ही वो क्या करेगा कि विसल ब्लो करेगा और सब्स्टिट्यूट का इशारा करेगा, जिससे कि सब्स्टिट्यूट इजीली हो सके। ठीक, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट का प्रोसेस होता है। री एंट्री, अ स्टार्टर कैन बी सब्स्टिट्यूट आउट, अ स्टार्टर कैन बी सब्स्टिट्यूट आउट एंड री एंटर बट ओनली वंस। ठीक है, जो गेम में पहले से खेल रहे हैं, ठीक है, जो लाइनअप दिया गया है पहले, ठीक है, उसमें वो बाहर जा करके वापस आ सकते हैं सिर्फ एक बार पर सेट, एक सेट में एक बार की बात हो रही है। ठीक है, एंड मस्ट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्पॉट इन द रोटेशन, रोटेशन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकते हैं। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूशन जोन, द प्लेयर मस्ट एंटर एग्जिट वाया द स्पेस बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द अटैक लाइन। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हमेशा जो सेंटर लाइन और अटैक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो किसके लिए होता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये सेंटर लाइन हो गई, ये अटैक लाइन हो गई, ये आपकी सर्विस लाइन हो गई, तो अब ये जो 3 मीटर का गैप है, कितने मीटर का बेटा, 3 मीटर का जो गैप है, यहीं से सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर, चाहे वो इधर का हो चाहे वो इधर का हो। ठीक, इनके लिए ये सब्स्टिट्यूशन एरिया हो गया। क्लियर। देन लिब्रो एक्सेप्शंस, मैंने बताया कि उसका जो है सब्स्टिट्यूशन वो रेगुलर काउंटिंग में नहीं होता है। ठीक है, इंजरीज, अगर कोई प्लेयर इंजर हो गया और कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में इमीडिएटली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन अलाउ किया जाता है। ठीक है, भले वो लिमिट एक्सीड कर गया हो, 6 से ज़्यादा भी अगर हो गया हो तो भी, ठीक है, क्योंकि वो इंजरी हो गई, वो नहीं कर सकता है, तो ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा, किसी की जान नहीं लेनी ना हमें। डिंक, डिंक क्या है, एक सॉफ्ट टच होता है, काइंड ऑफ ड्रॉप होता है। ठीक है, डिंक क्या होता है, एक ड्रॉप होता है। इन वॉलीबॉल अ सॉफ्ट स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव शॉट टिपिकली एग्जीक्यूटेड विद द फिंगर टिप्स और द नकल्स, फिंगर टिप्स नकल, फिंगर टिप्स नकल, ठीक, इनसे यूज होता है। ठीक, अच्छा होता क्या है कि मान लीजिए मैं स्मैशर हूँ, ठीक है, मैंने
बहुत ही तेजी से जंप लिया, हाई जंप लिया कि मैं स्मैश करूंगा, बट मैंने साइमल्टेनियसली ये भी ऑब्जर्व किया दैट द ओपोनेंट प्लेयर्स आर ट्राइंग टू ब्लॉक माई स्मैश। वो ओपोनेंट जो है मेरे स्मैश को ब्लॉक करने की कोशिश करे, तो मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करूंगा और स्मैश हार्ड हिट करने के बजाय उसको फिंगर टिप से ड्रॉप या फिर नकल से ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे पॉइंट चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए। तो मैंने नकल से फिंगर टिप से उसको ड्रॉप कर दिया, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए कि हाँ आप तो ब्लॉक कर रहे थे, मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और ऐसे प्लेस पे कि वहां पे इजिली रिसीव ना हो पाए। डिजाइन टू प्लेस द बॉल जस्ट ओवर द ब्लॉकर्स और इनटू एन ओपन एरिया ऑफ द ओपोनेंट्स कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। ठीक है, ब्लॉकर्स के ऊपर से ओपन एरिया में, स्पेस एरिया में, जहाँ पे कोई उसको इजिली रिसीव ना कर पाए। इट इज़ यूज टू डिसीव द डिफेंस, फिर वही बात आती कि वो डिफेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, विच इज़ ऑफन एंटिसिपेटिंग अ हार्ड ड्रिवन स्पाइक, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्लॉक मैं हार्ड स्मैश करूंगा, वो ब्लॉक करना है, मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। की एस्पेक्ट्स क्या है? पर्पस टू कैच द अपोजिंग टीम ऑफ गार्ड, ठीक है, ऑफ नहीं है, ऑफ है वो। एक्सप्लॉयट गैप्स इन द डिफेंस नियर द नेट एंड स्कोर अ पॉइंट विद मिनिमल पार, जो मैंने आपको समझाया है अभी, कि मैंने देखा कि वो अटैक करने आ रहा है, तो उनका जो ब्लॉक है एक तरह से गार्ड है, उस गार्ड को मुझे ऑन गार्ड को ऑफ गार्ड करना है। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ फ्लिक किया फिंगर से या फिर नकल से, जिससे कि मुझे पॉइंट मिल जाए, और उनका जो गैप था उसको भी मैंने ध्यान में रखा कि बॉल ऐसी जगह पे गिरे जहाँ पे क्या ना हो, गैप इजिली कवर ना किया जा सके या प्लेयर इजिली उसको रिसीव ना कर पाए, इसलिए लिखा है एक्सप्लॉयट गैप्स। ठीक है, नियर द नेट। देन टेक्निक, प्लेयर lightly taps or pushes the ball, often directing it over the blocker's hand, मैंने बताया ब्लॉकर्स के ऊपर से। वेरिएशन, डिंक कैन बी परफॉर्म विथ फिंगर टिप्स, नकल्स और कोबरा रिजिड फिंगर्स। ठीक है, ये। देन कॉन्टेक्स्ट, while similar to tip or thumb, a dink is often used interchangeably with these terms to describe an off speed attack। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिमिलर जैसे टिप और थम है, ठीक है, डिंक को हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली विद द टर्म टू डिस्क्राइब ऑफ स्पीड अटैक, मतलब कि अटैक तो किया बट हमने बहुत तेज नहीं किया, ठीक है, हल्का सा पुश किया। देन आता है बीच वॉलीबॉल रूल। इन कॉम्पिटिटिव बीच वॉलीबॉल 2 versus 2 ओपन हैंड फिंगर टिप डिंक्स आर इलीगल। ठीक है, जो आपका बीच वॉलीबॉल होता है 2 versus 2 का, उसमें ओपन हैंड फिंगर टिप्स डिंक्स जो है वो क्या है, इलीगल है, दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म। प्लेयर मस्ट यूज नकल्स यूज करेंगे, द हील ऑफ द हैंड और कोबरा, हील यानी ये, ठीक है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं हील, ठीक है, और कोबरा, अगेन कोबरा यानी ये, शॉट टू लीगली पुश द बॉल ओवर। ठीक है, आप फिंगर टिप्स का यूज नहीं करेंगे, आप इस तरीके से जो सॉफ्ट स्मैश होता है वो नहीं करेंगे, आप नकल का यूज़ करेंगे, आप हील ऑफ द हैंड यूज़ करेंगे या कोबरा पुश करेंगे ताकि आप बॉल को क्रॉस करा सकें। सेटर रन्स द टीम्स ऑफेंस। ठीक है, टीम का जो अटैक होता है वो कौन चलाता है, सेटर चलाता है। सेटर बॉल नहीं बनाएगा तो आप कैसे अटैक करोगे, इसलिए लिखा सेटर कौन होता है, जो टीम का अटैक चलाता है। टिपिकली टेकिंग द सेकेंड टच टू डिलीवर अ प्रिसाइज बॉल फॉर अ हिटर। क्या बोल रहा है, टिपिकली टेकिंग द सेकंड टच, कि मतलब मैं मान लीजिए 6 नंबर पे खड़ा हूँ, मैं मेन डिफेंडर हूँ, मैंने बॉल की सप्लाई मैंने रिसीव की और सप्लाई पहुंचाई कहाँ पे, सीधे सीधे सेटर के पास। सेकंड बॉल उसके पास जितनी ज़्यादा आ जाएगी अच्छे से, उतना ही अच्छा वो बॉल को हाइट देगा और जो आपका अटैकर होगा, स्मैशर होगा, वो उतना ही अच्छा स्मैश मार पाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है कि सेकंड टच डिलीवर्स अ प्रिसाइज बॉल फॉर अ हिटर, यूजुअली फ्रॉम राइट फ्रंट पोजिशन और राइट बैक। ठीक है, राइट फ्रंट पोजीशन और राइट बैक, ठीक है, सेकंड पोजीशन। देन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल, रनिंग द ऑफेंस, मतलब सेटर का काम क्या होता है कि गेम को चलाना। सेटर के पास बॉल नहीं जाएगी, वो कैसे बनाएगा भाई, उसको बनाने के लिए बॉल चाहिए ना। और बॉल याद रखिएगा कि जो लिफ्टिंग होती है, लिफ्टिंग इज ऑलवेज सपोज टू बी डन फ्रॉम द फोरहेड के बिल्कुल यहाँ से बॉल रिसीव की जाती है। तो जितना आप उसको हाइट देंगे, सप्लाई अच्छी देंगे, उतनी ही अच्छी वो बॉल बना पाएगा और उतना ही अच्छा वो गेम आपका चलाएगा। ठीक है, द सेटर डायरेक्ट्स द अटैक, जैसे कि मैंने बोला बॉल अच्छी बनाएगा तो अटैक अच्छा होगा। चूजिंग विच हिटर टू बी सेट बेस्ड ऑन द ओपोनेंट्स ब्लॉकर, उसने देखा कि यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए चढ़ रहे थे, उनको लग रहा था ये डोमिनेंट है, उसने अपोजिट साइड के पीछे वाले को बना दिया, पीछे वाले ने अटैक कर दिया, पॉइंट मिल गया।
तो वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि मुझे किसके लिए बॉल बनानी है, ठीक है। सेकंड टच, कोशिश यही रहती है या रहनी चाहिए कि हमेशा जो सेकंड बॉल हो वो किसके पास जाए, सेटर के पास ही जाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अच्छी बॉल बना सके। जितने अच्छे से आप देंगे उसको उतना ही अच्छा आपका गेम चलेगा। जितना आपका पुअर पास होगा उतनी बॉल खराब बनेगी या फिर वो पास कर दी जाएगी डायरेक्ट ओवर द नेट। देन आता है सेटिंग टेक्निक। दे मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन बोथ फ्रंट सेट फॉरवर्ड और बैक सेट बैकवर्ड। यानी अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये नेट है, ठीक है, यहाँ पे सेटर खड़ा है, अब बॉल आपने दी तो वो इधर का जो प्लेयर है इसके लिए बना पाए इजिली और इसके लिए भी, मतलब अगर उसको बॉल फॉरवर्ड ढकेलनी है तो फॉरवर्ड भी वो सेट कर पाए और अगर बैकवर्ड ढकेलनी है तो बैकवर्ड भी वो सेट कर पाए। दोनों ही उसके पास टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए कि कब उसके हाथ कैसे चलें कि बॉल खड़ी हो जाए अपने प्लेयर के लिए, ठीक है, अटैकर के लिए। अब वो आगे जरूरत है तो आगे खड़ी कर दे, अब पीछे मुड़ने के लिए टाइम नहीं ना भाई, आप पीछे घूमोगे तो इट विल टेक टाइम। तो उसके पास इतना होना चाहिए एक्यूरेसी कि वो पीछे की जब बॉल फेंक रहा है तो एकदम अच्छी खड़ी हो। क्लियर बात समझ में आई? तो इसलिए लिखा है कि फ्रंट सेट और बैक सेट, ठीक है। मेंटल टफनेस, सेटर मस्ट रिमेन काम एंड फोकस्ड। सेटर को बहुत शांत रहना पड़ता है, ठीक। अगर वो हड़बड़ी करेगा तो वो बॉल को नहीं बना पाएगा। क्लियर, अगर वो हड़बड़ी करेगा तो बॉल को नहीं बना पाएगा। उसको बहुत ही काम रहना चाहिए, प्रिसाइज रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, जिससे कि कहीं पे भी बॉल आए तो वो इजीली उसको सप्लाई कर दे। हड़बड़ाएंगे तो क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो क्या होगा, बॉल सही से नहीं बनेगी। देन वर्सटैलिटी, बियॉन्ड सेटिंग दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग इन द फ्रंट रो, ब्लॉक करना आना चाहिए उसको अच्छे से। सर्विंग व्हेन देयर इज अ रोटेशन, तो सर्विंग की प्लेस पे आएगा तो सर्विंग करेगा। एंड प्लेइंग डिफेंस, ठीक है, डिफेंस भी खेलना आना चाहिए समटाइम्स, क्योंकि वो रोटेशन में आ गया तो उसको करना पड़ेगा। फिर आता है डिग। मैंने आपसे बोला था डिग में आपको समझाऊंगा क्या होता है। डिग इज इन a critical defensive skill used to prevent an opponent's attack spike from hitting the floor, ठीक है। अब डिग पे आइए। डिग का मतलब मैंने बताया था कि बॉल को खोद के निकालना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, बॉल मेरे राइट साइड में गिर रही है तो मैंने अपना हाथ राइट हैंड स्ट्रेच किया और मैं रोल करके बॉल को रिसीव कर लिया और बॉल को मैंने फ्लोर पे गिरने नहीं दिया, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से डिग हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही नीचे से बॉल को निकाला। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो डिग का मतलब बॉल को नीचे ना गिरने देना और बहुत ही नीचे से बॉल को निकालना, खोद के निकालना एक तरीके से। तो जितना ही आप लो रिसीव करेंगे वो डिग कहा जाएगा। क्लियर, आपने डाइव लगाई और बॉल को रिसीव कर लिया एकदम बिल्कुल नीचे गिरने से पहले, डिग। आपने डाइव लगाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और बॉल को बिल्कुल गिरने से जस्ट पहले बॉल को एक हाथ से रिसीव कर दिया, व्हाट इज दिस, डिग, ठीक है। तो डिग का मतलब होता है जब स्मैश आता है तो बॉल जब एकदम लैंड हो रही होती है, डीप में जा रही होती है, कहते हैं डिप कर रही होती है बॉल, तो उस समय आप कितना लो से बॉल को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिग। जितना आप बॉल को नीचे से रिसीव करेंगे उतना ही वो डिग की कैटेगरी में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। यूजुअली एग्जीक्यूटेड विद अ लो प्लेटफॉर्म बेस्ड फोर आर्म पास टू रीडायरेक्ट द बॉल टू द सेटर। गेटिंग माय पॉइंट, कि जितना आप नीचे से जाएंगे और फोर आर्म या हैंड को यूज करेंगे जिससे कि बॉल क्या हो, रिसीव हो और कहाँ पे जाए, सेटर के पास जाए, ताकि सेटर बॉल को सेट कर सके। की टेक्निक क्या है, इंक्लूडिंग include maintaining a low balanced stance using stiff arms to absorb high velocity impacts and diving, or when necessary using an overhead digging motion। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा है कि लो बैलेंस स्टांस, भाई स्टांस बैलेंस रहेगा, आपका पोजीशन बैलेंस रहेगा तभी आप इधर उधर डाइव कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर पाएंगे, ठीक है। यूजिंग स्टिफ आर्म टू एब्जॉर्ब हाई वेलोसिटी, स्टिफ यानी टाइट रखना है हाथ को, ठीक है, ताकि आप वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर सके और बॉल को अपने ही पास रख सके, क्योंकि अगर आपने हाथ को ऐसे चला दिया तो बॉल क्या हो गई, रिबाउंड हो जाएगी। लेकिन आपने न्यूटन का जो है लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी कि बॉडी को जितना दूर लेके जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। फोर्स रिड्यूस हुआ यानी कि आपने वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया तो बॉल कहाँ रह गई, आपके कोर्ट में रह गई, ठीक है। सेकंड लॉ का एक ये भी पार्ट है, न्यूटन के सेकंड लॉ का एक ये भी पार्ट है कि जब आप बॉडी को दूर लेके जाते हैं तो फोर्स क्या होती है, रिड्यूस होती है। इसीलिए कीपर को देखिए ना, विकेट कीपर पे क्या करता है,
ऐसे करता है। आप कैच करते हो तो नीचे लाते हो, क्यों? बिकॉज यू आर टेकिंग द बॉडी फार अवे फ्रॉम द बॉडी, अनदर बॉडी और द मूविंग बॉडी, सो दैट यू कैन रिड्यूस द फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। और डाइविंग जब जरूरत पड़ी तो डाइव कर दिया। क्लियर? तो ये सब क्या है, ये डिग के की एस्पेक्ट से। देन डबल कॉन्टैक्ट। अब डबल कॉन्टैक्ट क्या होता है? वॉलीबॉल occurs when a player hits ball twice in succession or the ball contacts two different body parts consecutively। ठीक है? जैसे मैंने बॉल को रिसीव किया लेकिन वो गलती से मेरे ऊपर ही खड़ी हो गया, मैंने फिर से हाथ लगा दिया, लगातार मैंने 2 टच कर दिए ना, यही क्या है? डबल कॉन्टैक्ट। क्या है? डबल कॉन्टैक्ट। जब आप बॉल को लगातार 2 बार टच कर देते हैं, एक ही प्लेयर जब बॉल को लगातार 2 बार टच कर देता है तो वो क्या कहलाता है? डबल कॉन्टैक्ट कहलाता है। ठीक है? मैंने फिर बताता हूँ, मैंने बॉल को लिफ्ट किया, ठीक है, वो मेरे सिर पे ही खड़ी होगी, थोड़ी सी हाइट पे गई और फिर मैंने उसको दोबारा से टच कर दिया, या मैंने लिफ्ट किया और वो मेरे यहाँ पे रोल होकर के यहाँ पे लग गई, तो डबल कॉन्टैक्ट हो गया ना। या लिफ्ट करा था, रोल करके मेरे चेस्ट पे लग गई, तो भी क्या हुआ? डबल कॉन्टैक्ट हो गया ना, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से डबल एक और कॉन्टैक्ट हो गया, तो 2 कॉन्टैक्ट हो गई एक पर्सन से लगातार, तो वो क्या हो गया? डबल कॉन्टैक्ट। ठीक है? साइमल्टेनियस कॉन्टैक्ट। साइमल्टेनियस कॉन्टैक्ट का मतलब जो आपकी बुक में लिखा है कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टैक्ट, कि जब एक ही टीम के दो प्लेयर एक ही टीम के 2 प्लेयर जब एक समय पे बॉल को टच करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टैक्ट या साइमल्टेनियस कॉन्टैक्ट। ठीक है? इफ 2 टीममेट्स हिट्स द बॉल एट द सेम टाइम एंड इट्स काउंट एज अ ओनली 1 हिट। ठीक है? जब एक ही टीम के 2 प्लेयर सेम टाइम पे बॉल को टच करते हैं, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस कॉन्टैक्ट या कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टैक्ट, लेकिन उससे काउंट 1 किया जाता है। स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक इलीगल वे होता है, ठीक है, सर्विस के टाइम पे। जैसे मान लीजिए हमारी सर्व है, ठीक है, मेरा प्लेयर जो है वो सर्विस करा रहा है, तो हम ऐसे करके ब्लॉक करके खड़े हैं, वॉल बना के खड़े हैं, दैट इज इनफ, दैट इज ओके, दैट इज लीगल। बट if we have taken our hands above the head, first thing, if we have taken our hands above the head, or if we are keeping hands like this and we are moving our body in this manner, then they both are illegal। ठीक है? क्योंकि हम लोग मोशन कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सर्विस। ठीक है? हम जो सर्विस कराई गई है उसकी ट्रेजेक्ट्री को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज इलीगल। ठीक है? वॉल बना के खड़े हो गए, दैट इज इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवमेंट नहीं करना और हाथ ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? इसलिए लिखा है एन इलीगल एक्ट वेयर प्लेयर ऑन द सर्विंग टीम इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट द रिसीविंग टीम्स व्यू। रिसीविंग टीम जो सामने टीम है उसके व्यू को हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, विच इज इलीगल। और द बॉल्स फ्लाइट पाथ ड्यूरिंग अ सर्व। ठीक है? बॉल का जो फ्लाइट है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको भी आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ओपोनेंट की टीम के लिए, तो भी क्या है? वो इलीगल है। अब की एस्पेक्ट्स क्या क्या है इसके? डेफिनेशन क्या है? इट प्रिवेंट्स receivers from seeing the server or the ball's trajectory typically occurring just before the serve। ठीक है? कि स्क्रीनिंग क्या होती है कि जब आप एक वॉल बना करके खड़े हो या बॉडी को मूव करा रहे हो सामने खड़े हो करके, जिससे कि जो ओपोनेंट है वो बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री है सर्विस के टाइम पे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, नहीं दिखाई दे रही है, या प्लेयर सही से नहीं दिखाई दे रहा है, या बॉल जो है वो सही से नहीं दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? वो इलीगल है, जिसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। फिर लिखा है क्या? इलीगल एक्शन, स्टैंडिंग टुगेदर इन अ ग्रुप टू ब्लॉक द व्यू, वेविंग आर्म्स, जैसे कि मैंने बोला वेविंग आर्म्स, जंपिंग वाइल सर्व, आप ऐसे भी करके खड़े हैं, अगर खड़े हैं देन इट इज ओके, बट ऐसे करके आप जंप कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, देन इट इज अ काइंड ऑफ इलीगल एक्शन। न्यूअर रिस्ट्रिक्शन। नया रिस्ट्रिक्शन क्या है? यूएसए वॉलीबॉल हैज अपडेटेड रूल्स फॉरबिडिंग प्लेयर्स ऑन द सर्विंग टीम फ्रॉम रेजिंग देयर हैंड्स अबव देयर हेड। जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले कि रिस्ट्रिक्शन ये हो गया है कि आप अपने हाथों को सर्विस के समय पे, सर्विस टीम जो है वो सर से ऊपर नहीं लेके जा सकती है। अगर वो लेकर के जाती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? पेनल्टी होगी और अपोजिंग टीम को पॉइंट मिलेगा और सर्विस मिलेगी, जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। इफ द रेफरी जजेस दैट अ स्क्रीन is occurring, a fault is called and a point is awarded to the opposing team। opposing team को point दे दिया जाएगा। Visibility, if the receiving team can clearly see the server and the ball's flight path, it is not considered as a
स्क्रीन। अगर वहाँ पे उसको सही से दिख रहा है कि विजिबिलिटी है कि कैसे बॉल आ रही है, किस तरीके से आ रही है, तो वो स्क्रीनिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। टेक्निकल टाइम आउट क्या होता है और टाइम आउट क्या होता है? टेक्निकल टाइम आउट बेसिकली कितने देर का होता है? 60 सेकेंड्स का होता है। कितने सेकेंड्स का? 60 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, ये 8 पॉइंट पे और 16 पॉइंट में दिया जाता है 1 से 4 सेट में, अगर 5 सेट का मैच है तो। अगर 5 सेट्स का मैच है तो ना चाहते हुए भी उसको रेफरी को 8 पॉइंट पे और 16 पॉइंट पे क्या देना होगा? टेक्निकल टाइम आउट। ठीक है, इसमें लिखा है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टीम रिक्वेस्ट टाइम आउट्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड बाय द रेफरी व्हेन लीडिंग टीम रीचेस 8 और 16 पॉइंट। जो भी टीम जिसका भी पहले 8 नंबर पे पहुंच जाए या जिसका भी पहले 16 नंबर पे पहुंच जाए, वहां पे उसको देना ही देना पड़ेगा। मान लीजिए टीम ए है और टीम बी है। अब टीम ए जो है वो पहले 8 नंबर पे पहुंच गई, तो इस समय इसको दे दिया, दोनों टीमों को दे दिया टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकंड का। फिर जब मैच दोबारा से शुरू हुआ तो ये जो टीम थी ये 16 पे पहले पहुंच गई। ठीक है, इसने लीड ले ली, 16 पे पहुंच गई टीम बी, तो इसको तब भी दोनों को क्या कर दिया? टेक्निकल टाइम आउट दे दिया। मतलब दोनों में से कोई भी टीम जो लीड कर रही है 8 पॉइंट पर 16 पॉइंट पे आ जाती है, तो हम क्या देते हैं, या कोचेस रेफरी क्या देता है? टेक्निकल टाइम आउट देता है पहले से 4 सेट के बीच में। अगर वो 5 सेट्स का मैच है तो, फिर मैं बोल रहा हूँ 5 सेट का मैच है तो, और ये कितना होता है? 60 सेकेंड्स का होता है। These break allow for commercial advertisement, team strategy and rest, though they are not used in the fifth set। जैसे कि मैंने बोला फिफ्थ सेट में यूज नहीं होता है। टाइम आउट क्या होता है? ईच टाइम इज अलाउड 2 टाइम आउट्स ऑफ 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के 2 टाइम आउट मिलेंगे पर सेट। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, पर सेट। हर टीम को एक सेट में 2 टाइम आउट मिलेंगे। तो टोटल अगर हम मिलाएं टेक्निकल टाइम आउट और टाइम आउट, तो टोटल टाइम आउट कितने हो गए हमारे पास? 6। 2 टीम ए के, 2 टीम बी के और 2 रेफरी के टेक्निकल टाइम आउट। तो टोटल हमारे पास टाइम आउट सब मिला के कितने हो गए? टेक्निकल टाइम आउट 6 हो गए। ठीक है, अब ये क्यों लिया जाता है? टू ब्रेक द ओपोनेंट्स मोमेंटम। टू ब्रेक द ओपोनेंट्स मोमेंटम। जैसे कि मैंने देखा कि जो मतलब टीम ए और टीम बी खेल रही है, ठीक है, टीम ए ने देखा कि जो है टीम बी लगातार पॉइंट्स ले रही है, तो उसने देखा कि यार ये सही मौका है। ठीक है, 6 होते हैं टोटल। टोटल कितने होते हैं? 6 टाइम आउट होते हैं। तो अब होता क्या है कि उसने देखा टीम ए और बी दो खेल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि टीम ए जो है वो लगातार मोमेंटम ले रही है, तो उसने क्या किया कि मतलब मोमेंटम यानी पॉइंट्स ले रही है, लगातार लगातार पॉइंट्स ले रही है, तो उसने देखा कि इनको यार ब्रेक करना चाहिए हमें। तो ब्रेक करने के लिए क्या किया उसने? टाइम आउट ले लिया। क्या किया? टाइम आउट ले लिया। तो टाइम आउट जब लिया तो क्या हो गया? 30 सेकेंड्स का गैप हो गया ना। तो यानी जो एक रिदम चल रहा था वो ब्रेक हो गया। सिमिलरली टीम ए ने नोटिस किया कि टीम बी जो है वो लगातार पॉइंट्स ले रही है और बहुत अच्छा खेल रही है, हमारे प्लेयर्स जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज हो रहे हैं, तो उसने क्या किया? टाइम आउट ले लिया। क्यों? क्योंकि टाइम आउट में एक तो रिदम ब्रेक हो गया, प्लस अपनी टीम की जो स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा थकान था, पानी वानी पीना था, वो इंस्ट्रक्शन देने थे, वो सब उसमें उतनी देर में 30 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो ओपोनेंट्स का मोमेंटम ब्रेक करने के लिए मैनेज फटीग, प्रोवाइड टेक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, ये इसके लिए होता है। टाइम आउट मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय द कोच और फ्लोर कैप्टन। जो कैप्टन वहाँ पे है वो रिक्वेस्ट करेगा कोच से, या कोच को लगेगा कि अब मुझे ज़रूरत है, तो फिर कोच जो है असिस्टेंट रेफरी को बताएगा, असिस्टेंट रेफरी रेफरी को बताएगा, इशारा करेगा, और फिर विसल ब्लो करके क्या होगा? आपको दिया जाएगा टाइम आउट। डिलेज। डिलेज क्या होते हैं? इन वॉलीबॉल एंड आर इम्प्रॉपर एक्शंस बाय टीम दैट रेफर्स the resumption of play resulting in sanctions like warning, yellow card और penalties, red card और point। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, बॉल को हाथ में पकड़े हुए हैं, टैम्पर कर दिया या जानबूझ के उधर फेंक दिया, तो क्या हो? टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो डिलेज हो रहे हैं नेसेसरी। ठीक, तो ये जो डिलेज है इसकी वजह से क्या होगा कि या तो येलो कार्ड होगा या तो रेड कार्ड होगा या तो ऑपोनेंट को पॉइंट दिया जाएगा। कॉमन कॉजेज इंक्लूड प्रोलॉन्ग्ड सब्सटीट्यूशन लेने में बहुत टाइम ले रहे हैं, खड़ा किया, अरे तुम अच्छा, इसको भेज दो, अच्छा नहीं एक मिनट रुको, इसको नहीं इसको भेज दो, अच्छा इसको नहीं इसको भेज देते, सर एक मिनट सर अभी एक मिनट इसको, ये क्या हो रहा है? यू आर नॉट डिसाइडेड दैट विच प्लेयर यू हैव टू मेक हिम एंटर इन द कोर्ट। आप ही को नहीं डिसाइड है कि किसको अंदर भेजना है किसको बाहर रखना है, तो आप जानबूझ के क्या कर रहे हो? टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक्सीडिंग टाइम आउट्स लिमिट। टाइम आउट की लिमिट को जब आप एक्सीड करते हो, 30 सेकंड का टाइम आउट होता है जो रेफरी लेता है, यानी कि टाइम आउट, और टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकंड का होता है। अगर आप उसके टाइम आउट की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहे हो तो वो भी क्या है? वो डिले है।
डिलेइंग सर्विस, 8 सेकंड से ज़्यादा आप विसल ब्लो होने के बाद 8 सेकंड्स के अंदर सर्विस करनी होती है। अब 8 सेकंड से आप ज़्यादा ले रहे हो टाइम, तो क्या होगा, डिले इन सर्विस। और इन आउटडोर गेम्स वेदर इंटरप्शंस, ठीक है, वेदर इंटरप्ट कर गया, ठीक है, मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आने लगा, तो क्या हो गया, वो भी एक डिले है। टाइप्स ऑफ वॉलीबॉल डिले इन सैंक्शंस, improper requesting a timeout substitution after the referee's whistle or by a unauthorized person। ठीक, जब रेफरी ने सब्सटीट्यूट के लिए या टाइम आउट के लिए विसल कर दिया है, उसके बाद भी आप जो है इम्प्रॉपर वे में क्या कर रहे हो, टाइम आउट ले रहे हो या सब्सटीट्यूट कर रहे हो, या अनऑथराइज पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि कैप्टन और कोच के अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है टाइम आउट की और सब्सटीट्यूशन की, तो भी आप जो है दूसरा प्लेयर जो है वो बार बार सर, अरे सर रेफरी सर टाइम, सर प्लेयर चेंज, सर प्लेयर चेंज, अरे आपको उससे नहीं बोलना, आपको कैप्टन और अपने कोच से बोलना है। एट फर्स्ट इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड विदाउट पेनल्टी, पहली जो होगी वो छोड़ दी जाएगी कि ठीक है बच्चा है करके छोड़ दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। बट अगर बार बार हो रही है तो फर्स्ट इंस्टांस क्या होगा, डिले वार्निंग येलो कार्ड इज इशूड, ठीक है, और अगर वो बार बार कर रहा है तो रेड कार्ड इज इशूड रिजल्टिंग अ लॉस ऑफ रैली लॉस हो जाएगी, पॉइंट एंड सर्व टू द ओपोनेंट, ओपोनेंट को पॉइंट भी दे जाएगा और सर्व भी दे दी जाएगी। स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ डिलेइंग इन सब्सटीट्यूशन जैसे कि मैंने बताया, प्रोलॉन्ग टाइम आउट इवन आफ्टर इंस्ट्रक्शंस टू रिज्यूम, रिक्वेस्टिंग एन इलीगल सब्सटीट्यूशन, डिलेइंग द गेम बाय टीम मेंबर, ठीक है, टेकिंग टू लॉन्ग टू रिटर्न द कोर्ट, ठीक है, बाहर गया हुआ पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, वो आ ही नहीं रहा है टाइम से, ठीक है, अ प्लेयर ऑन द कोर्ट वेयरिंग ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी पहनी हुई है किसी ने, मान लीजिए लड़की ने, ठीक है, तो अब उसको रिमूव करना है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो अब भाई निकालना है, चूड़ी है, कंगन है, कुछ भी है, या ईयरिंग है, निकालना, तो टाइम जा रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड वेयरिंग ज्वेलरी। रिपीटिंग एन इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट टू द सेम गेम, ठीक है, जो मैंने बताया कि मिसबिहेव करना, जो अथॉरिटी नहीं वो कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर इंजरीज और वेदर, रेन, लाइटिंग कैन कॉज फोर्स इंटरप्शन, ठीक है, ये आपके क्या है, ये टाइप्स ऑफ इंटरप्शन डिलेज हो गए, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि मैंने वही टॉपिक्स लिए हैं जिसमें कि आपको प्रॉब्लम होती है कि हम आंसर्स कैसे फ्रेम करें। आप कहते हो कि सर कंटेंट नहीं, अरे कंटेंट ये है तो इतना सारा। आप कहते हो कि सर 5 नंबर में हम क्या लिखें, तो ये लिखिए ना जो चीज़ रिलायबल हो, जो चीज़ जेन्युइन हो, जो चीज़ ऑथेंटिक हो, ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप फ्रेम करिए ना, आप सोचा करिए, आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप लोग सही से सोचते नहीं हो, आप रीडिंग करते समय ना क्वेश्चंस को सही से पढ़ते नहीं हो कि हाँ क्वेश्चन को पढ़ें तो हम उसको कैसे फ्रेमवर्क कर सकें कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो जब आप सही से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क होगा, आंसर का फ्रेमवर्क होगा, वो अच्छे से होगा, ठीक है। तो जब अच्छे से फ्रेमवर्क होगा तो आपको आंसर लिखने में भी मिलेगा कि हाँ ये भी तो कंटेंट है इसका, ये भी तो कंटेंट है इसका, ये भी तो कंटेंट है इसका, ये भी तो, क्योंकि जो टर्मोलॉजीज हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आपसे जब पूछा गया है तो उससे रिलेटेड और भी टर्मोलॉजीज आपकी बुक में दी गई हैं, आप उसको पढ़िए कि हाँ ये टर्मोलॉजी ये भी तो है, इसका ही तो पार्ट है, ये इसका ही तो पार्ट है, ये इसका ही तो पार्ट है, तो आप आंसर फ्रेम करना सीखेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग कि जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट है, जो स्लाइड है वो हाइड हो जा रही है, कंटेंट आपको वहाँ नहीं दिख रहा है, तो उसका पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर सारा कंटेंट अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। फिर से मैं ये कहूँगा कि बेटा पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए, कंसंट्रेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, अपने ज्ञान के चक्षु द्वार को खोल के बैठिए, अपना जो है विचार शब्दकोश उसको थोड़ा विस्तृत करिए, ब्रॉड माइंडेड रहिए, ठीक है, जिससे कि आप सही आंसर लिख सकें। कहानी मत लिख के आइए, जेन्युइन और ऑथेंटिक आंसर लिख के आइए, जिससे कि सही से आपको मार्क्स मिले और एग्जामिनर को कम मौका मिले मार्क्स डिडक्ट करने का और कट करने का, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चास, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।